हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने उत्तराखंड का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जो बिल्कुल सिलेबस वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट से बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाए और बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कंटेंट की बहुत कमी है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि और भी हम मोटिवेशन के साथ काम अच्छे से करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने उत्तराखंड में भौगोलिक परिचय देख लिया था और स्थिति और विस्तार भी देख लिया था। हमारा टॉपिक चला था पर्वत, चोटियाँ और हिमनद, जिसका हम अध्ययन करते हैं भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत, जिसमें ट्रांस हिमालय का हमने जो है कुछ फैक्ट थे और कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में हमने देख लिया था। अब हमारा है, आज स्टार्ट होगा हमारा महान हिमालय, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड के मैप पे आधारित कुछ फैक्ट थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनको। उत्तराखंड ऐसी स्थिति में, ऐसे लोकेशन में है कि ये दो देशों से सीमा बनाता है अपनी। दो देशों से कौन कौन सी? एक है नेपाल और दूसरा है आपका चीन, ठीक है। तो नेपाल के साथ कौन कौन से जो है जिले आपके स्पर्श करते हैं, तो वो है, देखिए यहाँ पे पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। एक बार मैं बता दूं आपको, तो उधम सिंह नगर में दो मंडल हैं, ठीक है। कौन कौन से? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो टोटल आपके 6 जिले हैं, ठीक है। और गढ़वाल मंडल में कितने हैं? 7, ठीक है। और यहाँ से आप देखो, ये है, यहाँ से ये जो है इधर कुमाऊं मंडल और इधर आपका गढ़वाल मंडल। जो कुमाऊं मंडल है उसका क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो गढ़वाल मंडल उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जिले हैं? तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ठीक है। और गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ पर है चमौली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ये जिले किस में? गढ़वाल में। और इधर कौन से? कुमाऊं में, ठीक है। चलिए देखते हैं। सीमा के आधार पर देख रहे थे तो नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो ये हो गया आपका पिथौरागढ़, उसके बाद ये हो गया आपका चंपावत और ये हो गया उधम सिंह नगर, यहाँ से आपका सीमा बनाता है, ठीक है। चीन के साथ बात करें तो चीन के साथ हमारे 3 जिले हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका पिथौरागढ़, ये देखिए यहाँ पे सीमा बना रहा है, और इसके बाद चमौली ये है, और उसके बाद उत्तरकाशी यहाँ से, ठीक है, चीन के साथ बना रहा है। एक फैक्ट की बात करें कि नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है पिथौरागढ़। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है, सबसे ज़्यादा सीमा बना रहा है। और बात करें चीन के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला, तो वो भी पिथौरागढ़ ही है, यहाँ से देखिए यहाँ तक, ठीक है। ऐसा कौन सा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो वो भी है पिथौरागढ़। किस देश के साथ? भाई नेपाल और चीन के साथ, दोनों देशों के साथ ये सीमा बनाता है। तो ये फैक्ट आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बात करते हैं ऐसे जिलों की जो अन्य राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ कुछ जिले जो है आपका स्पर्श करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ भी कुछ जिले टच करते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जिले हैं? तो ऐसे 2 जिले हैं जो हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कौन कौन सा है? उत्तरकाशी है आपका ये, और आपका देहरादून। ये हिमाचल प्रदेश को दोनों जो जिले हैं वो स्पर्श करते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को टोटल 5 जिले स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? देहरादून, यहाँ से देखिए हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से देखिए नैनीताल थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है, और उसके बाद उधम सिंह नगर, ठीक है। ये 5 जिले स्पर्श करते हैं। ऐसा जिला बताइए जो सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, तो वो जिला है आपका कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। ये कितने जिलों को स्पर्श करता है? टोटल 7 जिलों को। कौन कौन सा? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमौली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ठीक है, इनको स्पर्श करता है। बात करें ऐसे जिलों जो किसी भी ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है, ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं और ना ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं, तो ऐसे 4 जिले हैं जो किसी ना अन्य राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं और ना ही किसी देश को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसे जिलों को क्या बोलते हैं? आंतरिक जिले, ठीक है। तो आंतरिक जिले कितने हैं? टोटल 4 जिले आंतरिक जिले हैं। कौन कौन से हैं? टिहरी गढ़वाल, ये देखिए किसी भी ना अन्य राज्य को स्पर्श कर रहा है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श कर रहा है। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और आपका बागेश्वर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो आंतरिक जिले हैं और ये किसी भी अन्य जिले को स्पर्श नहीं करते हैं। ये हमने देखा था बेसिक फैक्ट। इसके बाद हमने देखा था भौगोलिक विभाजन का अध्ययन किया था। तो भौगोलिक विभाजन के आधार पर हम जो है उत्तराखंड को टोटल 8 भागों में बांट सकते थे। 8 भागों में कौन कौन से? देखिए ये उत्तराखंड का मैप है, यहाँ से हमने देखा था। तो जो ये वाला बाहर वाला पार्ट है, जो कुछ क्षेत्र जो है चीन में होता है जिसका, और कुछ क्षेत्र अपने भारत में है या उत्तराखंड में कह सकते हैं, तो वो है ट्रांस हिमालय। कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का कुछ क्षेत्र आपका चीन में, कुछ क्षेत्र भारत में। ट्रांस हिमालय के बाद आपका आता है महान हिमालय। ये वाला जो क्षेत्र है जो बर्फ से बिल्कुल ढका हुआ है, ये वाला क्षेत्र हो गया महान हिमालय, और यहाँ पर ही ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका लघु हिमालय। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपके शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। ये वाली जो है ये आपकी दिखाई दे रही है, ये शिवालिक श्रेणियाँ हैं। और शिवालिक श्रेणियों और जो लघु हिमालय, इसके बीच में ही कुछ क्षेत्र प्लेन क्षेत्र होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी। ये घाटी वाले जो क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं दून या द्वार बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो शिवालिक श्रेणी के जस्ट बाद
यहाँ वाले क्षेत्र को, जो ये ब्राउन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, शिवालिक क्षेत्र के बाद बहुत ही पत्थर बड़े बड़े होते हैं यहाँ पे, जो नदियाँ आती हैं तो अवसाद लेके आते हैं तो यहीं पे छोड़ देती हैं, तो इन वाले क्षेत्रों को बुलाया जाता है भाबर क्षेत्र। ठीक है, ये शिवालिक के जस्ट बाद आपको भाबर क्षेत्र मिलता है। इसके बाद आपका ये वाला क्षेत्र जो होता है ये तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ से जो नदियाँ आती है उसमें बहुत ज़्यादा नमी वाला क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं तराई, तर होता है ये क्षेत्र ना, जिसको बोला जाता है तराई। ठीक है, ऐसे ही गंगा का मैदान का निर्माण होता है, ये जो गंगा नदी आती है यहाँ से आपका गंगा जो मैदान है उसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने 8 भागों में इसको बांट लिया था। इसके निर्माण की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से जा करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं बृहद हिमालय की, क्योंकि ट्रांस हिमालय का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा बृहद हिमालय स्टार्ट होगा। चलिए, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र ये क्षेत्र है। तो जो लघु हिमालय है उसके उत्तर में स्थित होता है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। जो ट्रांस हिमालय था जिसका कुछ क्षेत्र आपका चीन वगैरह में, चीन में भी था, तो वो उसके जो है दक्षिण में ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, और इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं। इसके अन्य नाम भी है कुछ, जिनसे हम इसका नाम, अन्य नाम भी है कुछ, तो वो है बृहद हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, महाहिमालय और मुख्य हिमालय। ठीक है, इसके अन्य नाम है। प्राचीन या पहले समय में इसको बोला जाता था हिमाद्री, और हिमाद्री क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर हिमाच्छादन यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है हमेशा, इसलिए उसको हिमाद्री बोला जाता था। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 15 से 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। नोट्स बिल्कुल आप इसी तरह बनाते रहना, अपने पेन पेपर लेके बैठा करो, मैंने पहले भी कहा था। और जब भी आप लेक्चर स्टार्ट होता है या जब स्टार्ट करते हो तो पेन पेपर लेके बैठो और बिल्कुल नोट्स उसी सीक्वेंस में बनाते जाओ। ठीक है, ऊंचाई की बात करें तो 4500 से लेकर के 7870 मीटर। 7870 मीटर किसकी है, तो वो है नंदा देवी की। ठीक है, इसके बाद बात करें विस्तार की, तो इसके जो विस्तार है वो टोटल 6 जिलों में है। कौन कौन से, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये इन 6 जिलों में इसका विस्तार है। पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये अत्यंत पथरीला, कटाफटा, पंखाकार, उपनदियों वाली मोरदार श्रृंखलाओं द्वारा निर्मित है। ठीक है, और इसकी बात करें कि ये कितना पुराना है, तो 130 से 140 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, इसका किस प्रकार बताएं कि चट्टान किस प्रकार की हैं, तो रूपांतरित और अवसादी प्रकार की जो है इसमें चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें किस किस चीज़ से बना है ये, तो इसमें ग्रेनाइट है, नीस है और शिस्ट आदि चीज़ों से ये बना हुआ है। इसमें अनेक दर्रे भी हैं। ठीक है, गिरिद्वार है। ठीक है, दर्रों से क्या किया जाता है, पास होते हैं तो उसको पास भी बोलते हैं। ठीक है, विशेषता की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है, और इसकी जो चोटियां हैं वो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। तो यहाँ पर ग्लेशियर वगैरह, हिमानी वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। हिमपात यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मियों के समय में ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। वर्षा क्यों होता है कि जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो पर्वतों से टकराती हैं। ठीक है, और यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र भी उपस्थित होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, एक बार मैं यहाँ पे समझा दूँ। देखिए, ये अगर मान लीजिए ये आपका हो गया पर्वत हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो मानसूनी जो पवनें आती हैं, तो मानसून यहाँ से टकराने के बाद जो बादल है वहाँ से बारिश होने लगता है। ठीक है, और ऐसी बादल धीरे धीरे ये ऊपर जाता रहता है ऐसे, और धीरे धीरे बारिश होता रहता है। ठीक है, बारिश होने के बाद ये बारिश किस फॉर्म में होता है, तो स्नोफॉल होने लगता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो यहाँ पर बर्फ गिरने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर बर्फ जम जाते हैं बहुत सारे, और ये बर्फ जब जम जाते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। ठीक है, ये ग्लेशियर धीरे धीरे नीचे खिसकते भी रहते हैं वजन की वजह से। ठीक है, नीचे खिसकते रहते हैं और ये बहते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो ये जो बादल है, इससे बारिश हो गया यहाँ पे। उसके बाद जब ये बादल क्रॉस करके इस पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में जाता है तो उसके पास पानी उतना ज़्यादा बचता ही नहीं है, क्योंकि सारा पानी यहीं पे वर्षा हो जाता है। तो जब यहाँ पर पानी नहीं बचता है इसके पास तो वर्षा होगी नहीं, और जब वर्षा नहीं होगी तो ये वाला क्षेत्र कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सूखा सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो रही। तो ऐसे क्षेत्र को जहाँ पर बारिश नहीं हो पाती उसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो जो आपका महान हिमालय या उच्च हिमालय है, यहाँ पर वृष्टि छाया क्षेत्र भी पाया जाता है। जो मानसूनी हवाओं के सामने पड़ता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ होता है और बारिश भी होता है, लेकिन पीछे वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि ऊंचाई के अनुसार इसमें विशेषता देखें अगर, तो 12 से 13 हज़ार फीट से ऊपर जो है वहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं मिलती हैं। इतना ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है कि वहाँ पर वर्ष भर क्या होता है, बर्फ़ रहता है, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं। 12 से 13 हज़ार फीट से नीचे और 10,000 फीट तक कुछ घासें और झाड़ियाँ जो है मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें 10,000 फीट से नीचे तो शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार नुकीले पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इसमें जैसे कुछ के नाम बता दूं मैं, तो फर, सरों, चीड़, साल, सागौन आदि जो है वृक्ष यहाँ पर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो निचले भाग है वहाँ पर छोटे घास के जो है मैदान मिलते हैं। छोटे घास के मैदानों को क्या बोलते हैं यहाँ पर, बुग्याल और पयार। ठीक है, फूलों की जो घाटी है वो भी इसी क्षेत्र में है, जो निचले घास के मैदान है इसी क्षेत्र में।
विशाल हिमनद, यहाँ वाले क्षेत्र में ना विशाल हिमनद बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया पहले भी। और इन विशाल हिमनदों का नाम भी होता है हिमानिया, बर्फ़ की नदियाँ और बमक। बर्फ़ की नदियाँ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें प्रभाव होता है, जैसे मैंने बताया कि वो धीरे धीरे नीचे खिसकते रहते हैं, ठीक है, और ऊपर से नया बर्फ आता रहता है और ये नीचे खिसकते रहते हैं। बृहद हिमालयी क्षेत्र के निवासियों की बात करें तो यहाँ पर भोटिया लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और ये काफ़ी परिश्रमी होते हैं, ठीक है। और ग्रीष्म काल में जो कृषि है वो फावड़े और खुरपी के माध्यम से करते हैं। और यहाँ पर पैदावार की बात करें तो जौ, मड़वा और गेहूं आदि की पैदावार यहाँ पे अच्छी खासी होती है। प्रमुख कार्य की बात करें तो यहाँ के जो निवासी हैं वो पशुपालन करते हैं, ऊनी हस्तशिल्प का काम करते हैं, खाल, जड़ी बूटी आदि से संबंधित भी व्यवसाय करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए, तो वो है बंदरपूछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री श्रृंखला, गंगोत्री, केदारनाथ और चौखंबा पर्वत श्रेणियाँ, कामेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल और नंदाकोट, पंचाचूली और कूटी संगटांग आदि यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमें पता था कि ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ आपकी मिलती हैं। तो इसी में से कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको 4-5 याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी आप लिस्ट बना लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये वाला जो है शिखर या प्रमुख ये चोटी जो है किस जिले में है। तो आपको चोटी और जिला याद होना चाहिए, ऊंचाई ना भी याद हो तो ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो महान हिमालय श्रेणी के कुछ प्रमुख चोटियों की बात करते हैं, तो इसमें है नंदा देवी। नंदा देवी जो पर्वत है ना, वहाँ पर इसके 2 शिखर हैं, तो एक है पूर्व में जो स्थित है और एक है पश्चिमी। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है वो सबसे ऊंचा है, राज्य का सबसे सर्वोच्च शिखर है। उसकी ऊंचाई कितनी है तो आपको याद रहना चाहिए, 7,870 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये किस जनपद में स्थित है तो चमोली में स्थित है, और ये राज्य का सर्वोच्च शिखर है। दूसरा है कामेट, और जो ये कामेट इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, और ये भी चमोली जनपद में ही है, ठीक है। ये दूसरा सर्वोच्च शिखर है हमारे राज्य का। नेक्स्ट है नंदा देवी, जो पश्चिमी था, जो पूर्वी है वो तीसरे नंबर पर आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो 7,434 मीटर, और ये चमोली पिथौरागढ़ में दोनों में राज्यों में आता है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, तो ये तीसरा सर्वोच्च शिखर हो गया, ठीक है। उसके बाद है माणा, ये है 7,272 मीटर और ये चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद है बद्रीनाथ, ये है 7,140 मीटर और ये चमोली जनपद में स्थित है। इसके बाद है, देखिए इसके बाद कि आपको जो हाइट है ना वो याद नहीं रखना है मीटर में, बस आप ये याद रखो कि शिखर का नाम और उस किस राज्य में, तो ये याद रखना है आपको। चौखंबा है, बाकी आप नोट्स बनाना तो पूरा लिख लेना। चौखंबा ये चमोली में स्थित है। त्रिशूल तो ये भी चमोली में स्थित है। सतोपंथ ये भी चमोली में स्थित है। द्रोणागिरी ये भी आपका जो दूनागिरी है ये भी चमोली में ही है। इसके बाद है गंधमादन, ये भी आपका चमोली में है। केदारनाथ की बात करें तो ये आपका चमोली उत्तरकाशी दोनों में पड़ता है, जो चोटी है। इसके अलावा बात करें कालुंका तो ये भी चमोली में है। पंचाचूली तो ये भी चमोली और पिथौरागढ़ दोनों के बॉर्डर पे ही है, बीच में ही है। फिर बात करें नंदाकोट तो ये चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। भागीरथी ये उत्तरकाशी में है। श्रीकंठ ये उत्तरकाशी में है। हाथी पर्वत ये चमोली में है। देवस्थान ये भी चमोली में है। नंदा घाट ये भी चमोली में है। गंगोत्री ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। नीलकंठ ये आपका चमोली में है। यमुनोत्री ये उत्तरकाशी में है। बंदरपूछ की बात करें तो ये भी उत्तरकाशी में है। नंदा घुंगटी ये भी आपका चमोली में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो स्वर्गारोहिणी ये आपका चमोली उत्तरकाशी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। गौरी ये चमोली में है। गुन्नी ये चमोली और पिथौरागढ़ में है। नारायण ये भी चमोली में है और नर पर्वत ये भी चमोली में है। जैलंग ये भी चमोली में है। ज़्यादातर आपने देखे जो भी पर्वत जो शिखर है ना वो ज़्यादातर आपके गढ़वाल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लघु और मध्य हिमालय स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मोटिवेशन मिले, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।